वेलकम बैक टू ज्ञान के वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, आपने हाल ही में ये खबर जरूर सुना होगा जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट जो है वो साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है, इनफैक्ट श्रीलंका से भी ज़्यादा है। तो आज के हम इस वीडियो में पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ और प्रमुख खबर जैसे G20, पीओके का इंपॉर्टेंस और भारत का स्ट्रेटजी उसको लेकर क्या है उसकी भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आप ये कटिंग में देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन है वह अप्रैल 2023 में पूरे साउथ एशिया में सबसे अधिक था। इनफैक्ट जो पाकिस्तान का अभी जो इन्फ्लेशन है वो श्रीलंका को भी बीट कर चुका है। और IMF का जो आप प्रिडिक्शन है वो भी देख पाएंगे कि जिसमें पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ फिस्कल ईयर 2023 में 0.5% रहने का उम्मीद जताया गया है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक प्रॉब्लम के पीछे जो है एक तो अनस्टेबल गवर्नमेंट है, वहाँ कोई भी जो गवर्नमेंट है अभी तक अपना 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पाया है। और साथ ही साथ जो इसका डेप्थ है वो 5.2 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपी का है, जिसके कारण कि इनका बहुत बड़ा जो रकम है वो पेमेंट करने में ही निकल जाता है। जो इन्होंने लोन ले रखा है तो उसका जो रीपेमेंट होता है यानी जो इंस्टॉलमेंट होता है उसी को जो है पे करने में इनका निकल जाता है। और आप यहाँ देख पाएंगे कि 2022 तक जो है इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री थे और इनके इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण जो है इनको हटा दिया गया और अभी वर्तमान में शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वर्तमान में है। अगर हम पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो पाकिस्तान के पास जो अभी वर्तमान में 4.2 बिलियन जो है डॉलर फॉरेक्स रिजर्व है, जो कि इसके केवल 4 वीक के इंपोर्ट को ही अभी फुलफिल कर पाएगा। यानी कि अगर फॉरेन एक्सचेंज की बात करें ये केवल जो है सो कि 4 वीक के लिए इंपोर्ट के लिए काफ़ी है। और अगर पाकिस्तान के SBP जैसे भारत में SBI है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और इसके द्वारा ये बताया गया है कि लगभग 4,244 मिलियन डॉलर ये जो है सो कि एक्सटर्नल डेब्ट का रीपेमेंट में जो है सो जाएगा। यानी कि जो ये 4.2 बिलियन डॉलर आपको दिख रहा है, अब इसका जो फॉरेक्स रिजर्व होगा ये उससे भी नीचे जो अभी वर्तमान में देखा जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत का जो है फॉरेक्स रिजर्व कितना है। तो भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है लगभग 600 बिलियन डॉलर के आसपास है, जो कि ये पिछला जो 9 मंथ था उसमें सबसे अभी मैक्स है। उसके बाद अगर देखें कि पाकिस्तानी रुपी का कंपैरिजन करें इंडियन रुपी में, तो एक इंडियन रुपी जो होगा यानी एक जो इंडियन रुपी अगर आप देते हैं तो पाकिस्तान का आप 3.46 पाकिस्तानी रुपी प्राप्त कर पाएंगे। वहीं अगर $1 यूनाइटेड स्टेट का देते हैं तो वो लगभग 283 पाकिस्तानी रुपया प्राप्त कर सकते हैं। और ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है कि ये जो है सो आने वाला कुछ समय में 300 के आसपास भी आपको देखने को मिल सकता है। आप ये पाकिस्तानी रुपी का जो डिप्रिसिएशन है डॉलर के तुलना में आप इस चार्ट में देख सकते हैं 2022 तक 1947 से। देखिए अगर किसी भी देश का इन्फ्लेशन अगर अनकंट्रोल्ड मैनर में अगर बढ़ता है तो उस केस में क्या होता है कि बैंक में रखा पैसा का जो वैल्यू होता है वो अपने आप क्या होता है डिक्रीज होने लगता है। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो अभी अगर मान लीजिए पाकिस्तान के बैंक में किसी का 100 रुपया रखा होगा और ये जो इन्फ्लेशन है 36% जो है वो अप्रैल माह में बढ़ चुका है, तो वो जो सामान उनको अब 100 रुपये में मिलता था अब वो 136.4 रुपये में मिलेगा। तो ऑलरेडी उस पैसे का जो है वो वैल्यू डाउनग्रेड हो चुका है। अगर इसका कंपैरिजन हम श्रीलंका से करें तो श्रीलंका का भी जो है इन्फ्लेशन अभी 35.3 है, जो कि पाकिस्तान के तुलना में लगभग 1% अभी भी कम है। जो कि श्रीलंका का जो इन्फ्लेशन था वो पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा था। भारत और जापान जैसे देशों के कारण जो है अभी श्रीलंका अपने इन्फ्लेशन को घटा पाने में सफल हो सका है। पाकिस्तान का जो इन्फ्लेशन जो है मैक्सिमम ज़्यादातर जो इन्फ्लेशन देखा जा रहा है वो फूड में देखा जा रहा है। खाना इनके पास जो है काफ़ी कम हो गया, खाना का क्राइसिस है पाकिस्तान में। और रूरल एरियाज में जो इन्फ्लेशन है वो 40.2% है। वहीं अर्बन की अगर बात करें तो 48.1% इन्फ्लेशन जो है वो रिकॉर्ड किया गया है स्टैटिक ब्यूरो के द्वारा। उसके बाद आपने 2 इंडेक्स के बारे में सुना होगा, एक CPI होता है जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं और दूसरा जो है WPI होता है, डेट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो जो सबसे जो बेहतर होता है इन्फ्लेशन को रिकॉर्ड करने के लिए वो जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है। तो पाकिस्तान का जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो 35.37% बढ़ गया है। और अगर इसका तुलना हम भारत से करें तो भारत में जो है सो 5.66% ये पिछले मार्च 2023 में आप इसको
देख सकते हैं। अभी वही स्टैटिक ब्यूरो की हम बात करें तो फूड स्कार्सिटी पाकिस्तान में इस कदर है कि लगभग 16 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें कि महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। और ये किसी भी देश के लिए काफ़ी दुखद होता है कि खाना के लिए इस तरीके से लोगों का जान जाए। पाकिस्तान का जो एस्टीमेट है वो फूड बेवरेज एंड ट्रांसपोर्ट प्राइस पे जो है सो माना जा रहा है कि हर साल 50% के आसपास ग्रोथ देखने को मिलेगा। भारत में महंगाई दर को कंट्रोल करने का कार्य जो है आरबीआई करती है मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा, और आरबीआई के द्वारा जो भारत का महंगाई दर है वो 2 से 6% के बीच में रखने का अनुमान रहता है अभी। और सबसे जो कंफर्टेबल जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो 4% होता है। हालांकि अभी वर्तमान में भारत का इन्फ्लेशन जो रेट है 5.66% है, जो कि कुछ हद तक ज़्यादा ही है, लेकिन ये जो है सो अभी सबसे ज़्यादा लोएस्ट है। दिसंबर 2021 से लेके अब तक ये सबसे कम है। ठीक है, आप यही अगर 2023 में फरवरी का अगर इन्फ्लेशन रेट देखते हैं तो 6.44 था, जो कि अपर लिमिट से भी ज़्यादा था, लेकिन अभी वर्तमान में अपर लिमिट से नीचे आ चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। देखिए, अब इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद अगर देखा जाए तो भारत के द्वारा G20 का प्रेसिडेंसी किया जा रहा है, और इसका एक मीटिंग का वेन्यू जो है श्रीनगर में रखा गया है, और इसका कैलेंडर भी जारी कर दिया गया है। और ये मीटिंग जो है मई 22 से लेकर 24 के बीच होगा। और साथ ही साथ इस मूव को जो है पूरे दुनिया के द्वारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल मूव के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि भारत में जब ये मीटिंग होगा तो बहुत सारे देशों के प्रतिनिधि आएंगे, साथ ही साथ उनके मीडिया पर्सनल भी आएंगे, जो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर की स्थिति को देख और समझ सकेंगे, और जो पाकिस्तान के द्वारा जो प्रोपेगेंडा किया जाता है उस पर भी लगाम लगाने में इसको सहायता मिलेगा, और जम्मू कश्मीर में किसी प्रकार का कोई अनहोनी ना हो, इसीलिए जो है भारत सरकार के द्वारा एनएसजी कमांडो और मार्कोस कमांडो को जो है सो भेज दिया गया है श्रीनगर का जो वेन्यू है उसको गार्ड करने के लिए, यानी उसको सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, ये मार्कोस कमांडो जो है नेवी से संबंध रखते हैं, हालांकि ये हर टेरेन में काम करने के लिए सक्षम है। और एनएसजी की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इनका भी जो है काफ़ी कैपेबिलिटी काफ़ी हाई होता है। हालांकि पाकिस्तान के द्वारा ये कहा गया है कि भारत में हो रहे जो श्रीनगर में मीटिंग है इसको ये इंटरनेशनल फोरम में काफ़ी पुरजोर तरीके से उठाएगा। क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर है यूएन के अनुसार एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, जिसका कि उपयोग भारत अपने डिप्लोमेसी के दम पे कर रहा है। भारत सरकार की यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह 6 दिवसीय यूके यात्रा पर थे। उनके द्वारा ये कहा गया है कि जिस प्रकार आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से एब्रोगेट किया गया है, ठीक उसी प्रकार बीजेपी जो है सो पीओके को भी लिबरेट कराएगी, और ये जो है वो बीजेपी के एजेंडे में शामिल है। अब हम बात करते हैं कि आखिर भारत के लिए पीओके इम्पोर्टेंट क्यों है। दोस्तों, आप इस क्षेत्र को देख सकते हैं, ये जो है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में का जो आप अगर ऊपरी हिस्सा को देखें तो ये जो है ये अफगानिस्तान से इसका एक रास्ता लगता है। ठीक है, और तो भारत का इंटरेस्ट इसमें क्या है, तो अभी भारत को अगर मान लीजिए रसिया या फिर यूरोप का अगर यात्रा करना होता है तो जो वर्तमान जो रास्ता है वो ये वाला है, यानी कि गल्फ ऑफ आदेन से होते हुए आपका रेड सी से स्वेज कैनाल के रास्ते मेडिटेरेनियन ओशन, और उसके बाद फिर नॉर्थ सी के रास्ते फिर यूरोप या फिर रसिया के तरफ जो है बाल्टिक ओशन के साथ जाया जाता है, जो कि काफ़ी लंबा रास्ता है। वही अगर बात करें तो भारत एक नया रास्ते की तलाश में है, जिसको कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बोला गया है, और इसका जो कुल लंबाई है 7200 किलोमीटर है, जो कि ये 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को कवर करेगा, जिसके तहत शिप, रेल और रोड रूट तीनों को ही जो है सो इसमें इंडक्ट किया गया है। और इसी के लिए भारत ने जो है सो कि ईरान में चाबहार पोर्ट का भी विकास किया था, और इसके द्वारा जो है सो कि फिर ईरान, अजरबैजान और सेंट्रल एशियन कंट्री से होते हुए रसिया और यूरोप के तरफ जाने की बात कही गई। अगर भारत ने पीओके का अधिग्रहण कर लिया तो उसके द्वारा जो है सो कि डायरेक्ट अफगानिस्तान के रास्ते फिर सेंट्रल एशियन कंट्री से होते हुए और भारत जो है रसिया के रास्ते और फिर यूरोप तक अपना पहुंच सुनिश्चित कर पाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुगम मार्ग होगा। पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के द्वारा एक रिमार्क दिया गया था कि पाकिस्तान जो है अभी भारत के साथ युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। आप पूछेंगे क्यों नहीं है, क्योंकि जो टैंक जो है वो भारत और पाकिस्तान के पास लगभग एक समान है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान का जो टैंक है ना उसके पास फ्यूल है और ना ही उसका जो है सो कि प्रॉपर रिपेयरिंग और सर्विसिंग किया जा रहा है। और यही कारण है कि पाकिस्तान का जो टैंक का जो अभी पावर है वो काफ़ी कम हो गया है, और अभी जो सबमरीन है पाकिस्तान का
उसमें भी जो है सो कि काफ़ी नुकसान देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि उसके पास अभी बैटरी का ही जो है सो कि शॉर्टेज है, और ये बैटरी जो है वो पाकिस्तान ने सेकेंड हैंड जो बैटरी है वो ग्रीस से रिक्वेस्ट किया था, लेकिन भारत के जो है डिप्लोमेटिक मूव, यानी कि भारत का जो ग्रीस के साथ है वो रिश्ता काफ़ी अच्छा है, और भारत ने जो है ग्रीस को रिक्वेस्ट किया था कि आप जो है पाकिस्तान को डिफेंस मटेरियल जो है वो सप्लाई नहीं करेंगे, जिसके बाद ग्रीस के द्वारा जो है इनको बैटरी देने से मना कर दिया गया। साथ ही साथ जो पाकिस्तान का 5 नया सबमरीन बन रहा है उसके लिए अभी उनके पास इंजन भी अवेलेबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ आर्मी के पास टैंक अभी कार्य करने की स्थिति में नहीं है, वहीं जो है सो कि सबमरीन के पास चलने के लिए ना बैटरी है, और न निर्माणाधीन सबमरीन के पास कार्य करने के लिए उनका इंजन है। जहां एक तरफ पाकिस्तान और तुर्की का संबंध अच्छा है, वहीं जो है सो कि नेचुरली भारत और ग्रीस का संबंध अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे भारत पाकिस्तान का विरोधी है, वैसे ही ग्रीस जो है वो तुर्की का भी विरोधी है। तो दोस्तों, आपने पाकिस्तान के आर्मी और नेवी के स्थिति को तो समझ लिया। अब समझते हैं जरा एयरफोर्स की बात। तो एयरफोर्स के केस में क्या है कि आप अमेरिका के द्वारा 450 मिलियन डॉलर का जो पैकेज है वो दिया तो गया था, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। उसके अतिरिक्त अभी जो वर्तमान में यूक्रेन है वो अभी 3 जगह से अपना रॉकेट को जो है वो इंपोर्ट कर रहा था। एक जो है चेक रिपब्लिक, रोमानिया और पाकिस्तान से जो है ये रॉकेट प्राप्त कर रहे थे। वहीं जो है सो कि यूक्रेन के जो कमांडर है ईस्टर्न रीजन का, उनके द्वारा ये कहा गया है कि जो पाकिस्तान ओरिजिन का रॉकेट है वो जो है वो अच्छे क्वालिटी का नहीं है, और इससे ये समझा जा सकता है कि पाकिस्तान के पास वर्तमान में भारत के साथ युद्ध करने का कोई भी जो है वो क्षमता नहीं है। और यही कारण है कि अभी सबसे भारत सरकार के लिए एप्रोप्रिएट समय है पीओके को वापस लाने का, और शायद सरकार भी इस रास्ते पे आगे बढ़ रही है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।